चलो, चैप्टर 4 हमारा, सब लोग बुक्स और कॉपीज निकाल लेना, मतलब रफ कॉपी निकालो जिसमें हम लिखना है। ठीक है, हेडिंग क्या है हमारा चैप्टर का, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नाउ अब देखो, हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे अपना चैप्टर 1। जो चैप्टर 1 में क्या हमने पढ़ा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ, ठीक है, इनकम, ये पढ़ा था। अब इसी पे बेस पूरा ये है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ने पहला चैप्टर में क्लियर किया था। अब ध्यान देना, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि इकोनॉमी में दो लोग हैं। ठीक है, दो लोग कौन कौन है, एक है प्रोड्यूसर सेक्टर और दूसरा है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। देखो ये इसलिए रिवीजन जरूरी है क्योंकि इसी पे बेस पूरा चैप्टर हमारा है। ठीक है, अब सुनो, हमने क्या देखा कि हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर पे क्या जा रहा है, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर पे जाता है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलो, फैक्टर्स प्रोडक्शन जाता है। दूसरा, अब प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड क्या आता है हमारा, बताओ किसी को पता है, फैक्टर इनकम या फिर फैक्टर पेमेंट बोल दो। ठीक, वहीं से हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर पे क्या जाता है, यहां पे जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, वहीं से प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड क्या जाता है, यहां पे जाता है गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, क्लियर है, मतलब इसमें किसी डाउट है, इसमें इसमें क्लियर है ना, क्या चीज कहाँ मूव कर रही है। ठीक है, अब इसके थ्रू हमें दो चीज, हमें इसमें तीन चीज पता चल रही है, हमें यहाँ पे तीन फेज पता चल रहे हैं इसके। बताओ, थ्री फेज ऑफ प्रोडक्शन क्या था हमारा, किसी को याद है, थ्री फेज, बिल्कुल, जनरेशन फेज था हमारा, दूसरा क्या था, प्रोडक्शन, पहला प्रोडक्शन था, तो दूसरा, तीसरा डिस्पोजिशन। हाँ, ठीक है, अब सुनो, अब ये चीज क्लियर है ना हमारा, तो यहाँ पे हमारे पास थ्री फेजेस हैं और हमारा एक है दूसरा 3D मॉडल ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी। ये चीज माइंड में रख के हम आगे चलेंगे। ठीक है, इसके एजम्पशंस बताऊंगा, क्या क्या हमारे एजम्पशन भी इसमें, ये भी क्लियर होंगे। नाउ, अब हमारे पास थ्री फेज ऑफ इकोनॉमी है, इसको मैं अलग अलग डिफाइन करने जा रहा हूं। थ्री फेज ऑफ इकोनॉमी, आप ध्यान रखना, जो पहला फेज है दैट इज फेज वन। अब फेज वन में हमने क्या देखा था, चैप्टर में हमने देखा था कि मनी फ्लो इज इक्वल टू रियल फ्लो होता है, जितना गुड्स, जितना इनकम मिला उतना हमारा एक्सपेंडिचर होता है, वो क्लियर याद है चैप्टर वन में। देखिए अभी assumption है, तो पहला फेज क्या है, पहला फेज हमारा होता है प्रोडक्शन का। ठीक है, पहला प्रोडक्शन है। ठीक, अब पता ना प्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल, तो यहाँ पे होगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हायरिंग फैक्टर्स ऑफ इनकम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बाय हायरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलो, अब ये ध्यान देते रहना, आगे हम पढ़ा इसी में हम इसको कंबाइन करेंगे कैसे ये इस चैप्टर जुड़ा हुआ है। फेज टू क्या है हमारा, बताओ, जन फेज टू हमारा जनरेशन था, है ना, जनरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, देखो इसमें क्या है, जनरेशन ऑफ इनकम है। ठीक है, इनकम की बात कर रहे हैं, अब इनकम कौन ले रहा है, इनकम बाय द हाउस होल्ड। ठीक है, अब क्यों मिलता है, फॉर कंट्रीब्यूशन इन फैक्ट इन प्रोडक्शन। कब क्यों पैसा मिलता है, फॉर कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन। ठीक है, ये दो फेज हो गए हमारे। थर्ड फेज देखो, अब थर्ड फेज क्या है हमारा, थर्ड फेज आता है हमारा फेज थ्री दैट इज डिस्पोजिशन। अब डिस्पोजिशन में क्या होगा, हाँ, बिल्कुल, यहां पे हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड।
एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। चलो अब देखो ध्यान से। अब हमने क्या देखा कि तीनों फेज हैं। अब इन्हीं तीन फेज की वजह से हमारे पास थ्री डिफरेंट, इन्हीं तीन फेज की वजह से हमारे पास थ्री डिफरेंट व्यूज फॉर नेशनल इनकम निकला, इन्हीं तीन वजह से। अब देखो कैसे। अब यहां पे बोलेंगे इसकी वजह से क्या हुआ, इट लीड्स टू 3D व्यू ऑफ नेशनल इनकम। अब देखना ध्यान से। अब तीन व्यू क्या है। पहला हमारा व्यू वन है, नेशनल इनकम निकालने के तीन तरीके हमें पढ़ने हैं इसमें। व्यू वन क्या है हमारा, फेज वन से रिलेटेड है। हमने क्या देखा कि जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जितना भी गुड्स यहां प्रोड्यूस हो रहा है उसका सम टोटल, ठीक है। पहला क्या फेज हमारा, इसको हटा दूं। पहला फेज है नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय as the sum total of final goods and services, जो कि हमें ये पता है, हमने पढ़ा है पहले से, इसी से बात करते हैं हम लोग, ठीक है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी, पहला फेज हमारा ये था, ये व्यू वन है। तो ये जो है ये फेज वन से रिलेटेड है, ठीक है। ये व्यू वन है हमारा। तीन तरीके निकालने के हमारा। पहला व्यू क्या है हमारा, जो प्रोडक्शन रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड व्यू वन, फेज वन, ठीक है। NI स्टैंड्स फॉर नेशनल इनकम, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग को कंफ्यूजन होगी नेशनल इनकम क्या है हमारा, ठीक है। अब देखो दूसरा, अब दूसरा बोलता है यहाँ पे कि व्यू टू। अब सेकंड देखो, अब सेकंड भी हमारे पास आता है निकलने का, क्या है व्यू टू। इसको स्पेलिंग से करो, इट इज व्यू टू। अब क्या है, ये फेज टू से है। देखो एक चीज याद रखना, जहां पर तीन अलग अलग प्रकार के नेशनल इनकम निकालने का तरीका है ना, इनमें जो वैल्यूज हैं उसके सबके आंसर सेम आने चाहिए, अलग अलग आंसर नहीं हो सकते हैं, तीनों के सेम आंसर होंगे, ठीक है। सो व्यू फेज टू क्या हमारा, यहां पे क्या है हमारा, फेज टू जुड़ा है किससे, इससे, ठीक है। अब यहां पे क्या देखा, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड, कैसे बोला, NI इज एस्टिमेटेड, ठीक है, एज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड इन इकोनॉमी। ठीक है, देख लिया। पहला फेज क्या था, प्रोडक्शन फेज, तो वहां पे देखा हमने, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्लस करेंगे तब हमारा नेशनल इनकम निकलता है। फेज टू क्या है, जब हम पूरे फैक्टर इनकम को प्लस करेंगे तो हमारा नेशनल इनकम निकलता है। ये दो फेज हो गए, ये दोनों में पढ़ाया है, पिछले चैप्टर में कवर किया था हमने कैसे हम निकालते हैं, ठीक है, वैल्यूज। अब देखो फेज, अब व्यू थ्री क्या है हमारा, व्यू थ्री बोलता है हमारा फेज थ्री के बारे में। अब फेज थ्री क्या बोल रहा है बेटा, सुनो। फेज थ्री मतलब है इट इज सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, NI is estimated as sum total of expenditure, ठीक है, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये दो तीन अलग अलग तरीके, तीनों का अलग अलग मतलब है। पहला है, हम जब पढ़ेंगे तो हम निकालेंगे सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स सर्विसेज, उसमें नेशनल इनकम निकला हमारा। दूसरा निकलेगा जब हम टोटल करेंगे क्या, फैक्टर इनकम को, तब हमारा नेशनल इनकम निकलेगा। तीसरा जब हम एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमारा नेशनल इनकम निकलेगा। इन तीन का अलग अलग नाम दिया गया है, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, वैसे मैं समझाऊंगा आगे। तो जो पहला मेथड हम पढ़ने वाले वो है हमारा है वैल्यू एडेड मेथड, ये सबसे पहला मेथड पढ़ोगे हम लोग, ठीक है। फिर दूसरा क्या है हमारा, ये हमारा होता, दूसरा होता है इनकम मेथड, ठीक। तीसरा होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीन है प्रकार जो हमें पढ़ने हैं, तीन टाइप्स ऑफ फाइंडिंग नेशनल इनकम में पढ़ने हैं तीनों, वैल्यू एडेड मेथड,
इनकम मेथड और तीसरा हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें कैसे निकलता है ये? मैंने देखो बैकग्राउंड दे रहा हूँ कैसे बनता है ये। और इन तीनों का जो वैल्यू है हमेशा सेम रहनी चाहिए, जो भी आंसर निकलेगा इसमें तीनों का सेम रहेगा। ठीक है? किसी को डाउट है इसमें? हाँ प्रगति डाउट? ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस जो मैंने सेकंड चैप्टर में कवर करा चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं। याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि तीन मेथड्स हैं, कैसे निकला ये तीन मेथड इस प्रकार से निकला है। ठीक है? क्या अगर कोई पूछे भाई वैल्यूड मेथड कैसे निकला, इनकम मेथड कैसे निकला, एक्सपेंडिचर, तो ये प्रकार होते हैं, तरीके होते हैं समझाने के कि भाई ये तीनों तरीके कैसे पढ़ोगे। क्लियर? चलो अब देखो इसके एजम्पशंस क्या है हमारे। इसका पहला एजम्पशन है कि यहाँ पे से टू सेक्टर इकोनॉमी। बताओ टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी है हमारे पास, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। मतलब मीन्स यहाँ पे ना गवर्नमेंट है ना यहाँ पे हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है? अब ये पहला एजम्पशन हमारा हो गया। अब सेकेंड एजम्पशन क्या है हमारा, कि जितना सेविंग है, ठीक है, वो क्या है, नील है। नील मीन्स कोई भी सेविंग नहीं है, नो सेविंग। मीन्स जितना पैसा उनको इनकम मिल रहा है वो सारा खर्च कर दे रहे हैं एक्सपेंडिचर पे। मीन्स अगर लेबर को 100 रुपये मिला तो वो 100 रुपये खर्च करता है गुड्स खरीदने के लिए पूरा, कोई भी पैसा वो सेव नहीं कर रहा है इसमें से। ठीक है? इसमें नो सेविंग है। क्लियर? ठीक है, नो सेविंग, यहाँ पे कोई सेविंग नहीं, सारा पैसा जो इनकम आया उसमें हम कन्वर्ट कर दिया, किसमें, हमने हमने कन्वर्ट कर दिया इसको कंजम्पशन में। ठीक है? क्लियर? चलो अब सुनो, अब हम पहला फेस की बात हो, पहला फेस बताता हूँ, कैसे फेस समझाता हूँ। जो वैलिड मेथड है उसको कैसे बताया वो लिखाता हूँ। तो रफ कॉपी रेडी रखना अपना, जो भी है इकोनॉमिक्स की रफ कॉपी हमारे पास जो बनी है उसको रेडी रखो, उसमें लिखो। तो जो फेज वन है, इन फेज वन क्या हो गया, प्रोडक्शन लीड्स टू वैल्यू एडिशन। अच्छा, तो वैल्यू एडिशन क्या था हमारा, मतलब उसका वैल्यूएशन मतलब क्या था? हम्म, बताओ भाई, को बता सकता है? जहां वर्ड दिया मैंने वैल्यू एडिशन, इसका मतलब क्या था? चलो भाई बताते हैं। एग्जाम्पल, फार्मर ने वीट बोया 100 रुपये का, उस पे मैंने आटा बनाया 30 रुपये ऐड कर दे, तो ये वैल्यू एडिशन कहलाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू बढ़ गई तो वैल्यू एडिशन बनी हुआ हमारा यहाँ पे, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। अब यही चीज हम समझेंगे, ये हमारा फेज वन की पार्ट है कि वैल्यू एडिशन होता क्या एक्चुअल में, तो वो पढ़ने वाले हम लोग। सो अब पढ़ते हैं वैल्यू एडिशन क्या है हमारा। हम्म, अब देखो फॉर्मूला क्या निकालेंगे होता है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। या फिर बोलो कंजम्पशन। क्लियर? ये होता है वैल्यू एडिशन। देखो हर एक मतलब पढ़ना जरूरी है, हर एक चीज को समझना जरूरी है जो अब तक पढ़ाया। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है? कोई डाउट है तो बोल देना, बता दूंगा क्या है। अब वैल्यूडेशन मतलब होता है जो सिंपल, कि अगर मान लो मैंने फ्लोर बनाया, मीन्स आटा बनाया, और 100 रुपये का मैंने वीट खरीदा था, तो मेरी वैल्यूडेशन कितनी हुई, मेरी 30 रुपीज मेरी वैल्यू एडिशन हो गई। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। ठीक है? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, टोटल अमाउंट। 130 रुपये जो मेरा है, ये 130 रुपये पूरा मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट है। ठीक है? और जो 100 रुपये है वो मेरा कंजम्पशन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है? अब ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है किसके, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसको लिख लो प्रॉपरली। और किसके बराबर होता है, ये होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसको कहते हैं हम। बताओ किसी को याद है डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है भाई, कोई बता सकता है? बताओ प्रगति, व्हाट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट? बताओ।
हम्म। ठीक है चलो। शशांक तुम बताओ आंसर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? हम्म। ये नॉर्मल रेजिडेंट भी होता है इसमें, और नॉन रेजिडेंट भी होता है, जो गुड्स प्रोड्यूस के विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है। तो ये जो है ये निकालने का तरीका है, वैल्यूडेशन कैसे निकलेगा अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको और भी। ये फेज वन का कंडीशन है कि फेज वन में हमें क्या मिलता है। फेज वन में हमें मिलता है वैल्यूडेशन। ठीक है। अब दूसरा आता है फेज टू। अब हम फेज टू में क्या पढ़ा हमने? इन फेज टू हमने क्या पढ़ा? वैल्यू एडेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बोलेंगे हम लोग? जो वैल्यू एड हुआ वहां पे, वैल्यू एडेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जो पैसा जुड़ा है एमंग। अच्छा, तो ये जो पैसा ऐड हुआ है ना, ये 30 रुपीज ऐड हुआ है ना, ये तो किसका पैसा है ये? बताओ भाई। ये जो 30 रुपीज ऐड हुआ किसका पैसा है वो? तो बता सकते हैं आंसर? हाँ शशांक, सीता, दिया। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भाई मैंने एक गेहूं खरीदा 100 रुपए का, उसको मैंने आटे में बदला, तो मैंने उसका प्राइस 130 रुपये रख दिया। अभी 130 जो 30 रुपये एक्स्ट्रा रखा है ना, वो किसका पैसा है? बताओ। वो वैलिडेशन तो पैसा। बिल्कुल, मतलब कि फैक्टर्स प्रोडक्शन का है। तो ये इसमें पैसा किससे जुड़ा हुआ है? इसमें जुड़ा है तुम्हारा रेंट भी जुड़ा है, यहाँ पे वेज भी जुड़ा है, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी जुड़ा है, और यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट भी जुड़ा है। ये चारों चीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखो, अभी जो पैसा जुड़ा है वो कहाँ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दोज हु हैव contributed to the process of validation। ठीक है, ये पैसा बढ़ गया इसमें, क्लियर? हम्म। अब जो वैल्यू एडेड है, अब सिंपल से अगर बात करें, तो इस पैसों को हमने क्या किया? हमने कन्वर्ट किया किसमें? फैक्टर इनकम में। अब सुनो, ये मैं इतना डीपली क्यों पढ़ा रहा हूँ, रीजन ये है कि क्वेश्चन में कभी कदार मिक्स फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें बोलेगा इस मेथड से निकालो, लेकिन इतना मिक्स क्वेश्चन होगा कि वैल्यू निकालने में डर जाओगे तुम लोग। तो इसलिए पहले मैं बोल रहा हूँ कि हर एक पॉइंट को समझो, सीखो। नहीं आ रहा है पूछो, डाउट्स क्लियर करो। क्लियर? चलो। अब हमने क्या बोला कि जो वैल्यू ऐड हुआ वो किस में बदला? वो बदला हमारा फैक्टर इनकम में बदल गया। अब हमने क्या किया? हमने इन्हीं पैसे को, अब क्या बोला हमने? पेमेंट किया। तो हम ये लिख सकते हैं इसको हम, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू इनकम जनरेटेड। बताओ, लिख सकते हैं इसको हम? और डोमेस्टिक इनकम लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब मतलब निकला कैसे डोमेस्टिक इनकम बदलता है, बनता है। जितना वैल्यू हमने ऐड किया है वो पूरी वैल्यू हमारी क्या हो गई? डोमेस्टिक इनकम हो गई। क्लियर? ठीक है, बोलो भाई। अब ये पता है ना डोमेस्टिक इनकम को बदलते हैं कैसे नेशनल इनकम में? कैसे बदलते हैं? क्लियर ना? आप समझे ना कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? हम एनएफआईएस में ऐड कर देते हैं, तब जाके हमारा नेशनल इनकम बनता है। क्लियर? ठीक है, इसलिए हर एक फेज जरूर पढ़ना। अब हम बात करते हैं फेज थ्री की। अब थर्ड फेज में क्या हुआ वो पढ़ते हैं। अब थर्ड फेज में हमने देखो यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दिया, ठीक है, हमने इनकम जनरेट कर दिया। अब इन फेज थ्री क्या हुआ? अब तीसरे फेज में हमने क्या किया? जो ये पैसा हाउस होल्ड को मिला है, उसने क्या किया? अब ये खर्चा करेगा, तो क्या बोलेंगे? हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड स्पेंड्स their entire income on the purchase of final goods and services। बताओ।
होगा ये। अब क्या हुआ, हमने क्या assumption लिया था कि हाउस होल्ड कोई पैसा सेव नहीं करती, वो क्या करती है, वो सारा पैसा खर्च करती है। क्लियर? वो क्या करती है, सारा पैसा खर्च करती है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि कैसे हमने वैल्यू ऐड किया, वही वैल्यू ऐड होने से इनकम बदला, फिर वही इनकम बदलने से हमारा क्या हुआ, हमारे पास आया थर्ड फेज। ठीक है, देखो सब हर जगह वैल्यू सेम होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा डोमेस्टिक इनकम है, हम इसमें बोल सकते हैं ना, डोमेस्टिक इनकम जो है हमारा, वो किसके बराबर है, वो बराबर है हमारा एक्सपेंडिचर के। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब जो दिख गया हमें, हमने यहां देखा कि भाई वैल्यू ऐड हुआ, वही किसके बराबर हो गया, डोमेस्टिक के बराबर हो गया, वही किसके बराबर हो गया, एक्सपेंडिचर के बराबर हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, तीनों का बेस मिल गया कि भाई तीनों टाइम जब तुम नेशनल इनकम निकालते हो तो तीनों टाइम नेशनल इनकम की वैल्यू हमारी सेम आती है। क्लियर? आप समझे ना कि तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए हमारी। अब बताओ, इसमें किसी को डाउट है कि नहीं है, बताओ, अगर है तो पूछो, नहीं है तो कोई बात, हम आगे चलते हैं। ठीक है, बोलो। अब समझ में आया ना कैसे तीन फेज जुड़े हुए एक दूसरे से हम लोग। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने तीनों फेज जोड़ा तो हमने क्या पाया, एक चीज और हमने पाया, ये फॉर्मूला लिखना सब लोग। हमने पाया कि जो वैल्यू एडेड है हमारी, जो वैल्यू एडेड है किसकी, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो किसके बराबर है, वो बराबर है हमारी इनकम जनरेटेड के बराबर है। और वो किसके बराबर है, वो बराबर एक्सपेंडिचर के बराबर है, एक्सपेंडिचर ऑफ द, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? देखो तीनों चीज बराबर हो गई हमारी। तो ये प्रूव है कि कैसे तीनों नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में वैल्यू सेम आनी चाहिए हमारी। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो, अब इसी की वजह से हमारे पास तीन मेथड्स है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो जो थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम हमारा क्या होगा, थ्री मेथड्स हमारे हैं। पहला मेथड्स हमारा क्या होता है, हम उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट मेथड। इसका दूसरा नाम होता है वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा होता है हमारा इनकम मेथड। ठीक है, तीसरा हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, आप सुनो ध्यान से। कभी कदार होता है पेपर में एक मेथड पूछा जाता है, कभी कदार तीनों तो पूछ लिया जाता है, तो तीनों में क्या है कि वैल्यू सेम आनी चाहिए, तीनों में आंसर, मतलब तीनों जो आंसर आएगा वो सब सेम होना चाहिए, किसी का भी आंसर अलग नहीं होना चाहिए। क्योंकि भैया अभी हमने पढ़ा कि कैसे तीनों बराबर होता है, हमने रीड किया है, पढ़ा भी हमने, एजम्पशन भी देखा हमने, एजम्पशन क्या था हमारा। क्लियर? ठीक, तो हमें तीन मेथड ये पढ़ने हैं। चलो, अब तीन मेथड में क्या क्या आता है, देखो। जो पहला मेथड हमारा है दैट इज प्रोडक्ट मेथड। अब इसको रफ कॉपी निकालो, पढ़ना शुरू करो। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या है, इसका दूसरा नाम, इसका नाम लिख लो पहले। इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। ठीक है, दूसरा नाम होता है हमारा नेट आउटपुट मेथड। हम्म, चलो
ठीक है, अब से दो नाम है। पहला मेथड क्या होता है, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, दूसरा होता है हमारा नेट आउटपुट मेथड। क्लियर है? आप सुनो, इसको कैसे निकाल, इसका कंसेप्ट क्या है, पहले कंसेप्ट समझो। ठीक है, पहले मेथड का तो हेडिंग लिख लो कंसेप्ट। कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, हर एक चीज कॉपी में जाना चाहिए। अब इसका कंसेप्ट क्या जाता है, हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एडेड माइनस, तुम्हारा क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, हम ये तीन चीज निकालते हैं। ठीक है, कंसेप्ट इसका ही है, सिंपल डिफरेंस पे बेस्ड है हमारा, अभी हमने निकाला था। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या आखिर, ये भी जानना जरूरी है। हमें ये तो पता है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, क्या होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बताओ शशांक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता था? सिंपल सी बात है, जो रिसेल, ठीक है, और फर्दर प्रोडक्शन यूज हो। ठीक है, एक मिनट कॉल आ रहा है। ठीक है चलो, हमने क्या बोला, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, रिसेल या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए है, ये बोल सकते हैं हम लोग। ठीक, अब आता है हमारा क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग, इट रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सी बात हूँ फिर से, मान लो 130 का हमने क्या बनाया था, वीट और फ्लोर दोनों मिला के हमने वीट उठाया 100 रुपए का, और हमने 130 टोटल हमने इसका आटा बना दिया। ठीक है, माइनस के हमने 100 रुपए, तो जो 30 रुपए हमारा क्या आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेम चीज वही है जो पहले बताया था मैंने, वही चीज समझा दिया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो किसके बराबर होता है, सिंपली अगर डिफाइन करें तो वो बराबर होता है सेल्स के, इज इक्वल टू सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्स का भी कंसेप्ट है, सेल का भी कंसेप्ट है, यहाँ क्या होता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब चेंज इन स्टॉक क्या है, हाँ, स्टॉक पता है क्या होता है, चेंज इन स्टॉक का डिफरेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, बोलो भाई, तो बता सकता है चेंज इन स्टॉक, क्लास 10 वो 11 में पढ़ा तुम लोगों ने? नहीं याद है, किसी को नहीं याद है भैया, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, समझे, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो, अब क्यों इतना मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ चीज़ों पे, क्यों यहीं पे बच्चे गलती करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने में। गलती ये करते हैं कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है क्या क्या, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और सेल्स की वैल्यू कैसे निकलती है बता नहीं पाते हैं। जब तुम न्यूमेरिकल से सॉल्व करोगे तो वहाँ वैल्यू दी जाएगी, तो सेल्स की वैल्यू दी जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया जाएगा और ओपनिंग स्टॉक भी दिया जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, तो टोटल सेल्स की वैल्यू होती है सेल्स प्लस तुम्हारा चेंज इन स्टॉक। तो ये ऐसे भी हम इसका जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें यूज होगा पूरा। अभी थ्योरी फोकस करो, हर चीज लिखते रहो। अब आता है वर्ड दूसरा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अभी जो बताया मैंने क्या है। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है हमारा, अब यहां पे वो गुड्स हैं, इट रिफर्स टू वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट, सिंपल से बोल दो, सिंपल डिफाइन करो, रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। देखो, इतने टर्म्स इंपॉर्टेंट आ रहे हैं इसमें। अब नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं, ये वो इनपुट्स हैं एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
ठीक है। इनके अलावा जितने भी तुम्हारे फैक्टर इनपुट्स हैं वो सब क्या है, हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन होते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात करो तो हम बात करते हैं इसमें, हम बात करेंगे इसमें रॉ मटेरियल्स की, ठीक। दूसरा होता है हमारा क्या बोल दो, मान लो कोई भी गुड्स जो यहाँ पे यूज हो रहा है फर्दर गुड्स बनाने के लिए, ठीक है। क्लियर। मैं अभी एग्जांपल है सिर्फ रॉ मटेरियल्स की बात किया मैंने, ये दिमाग में रखो। रॉ मटेरियल इज आर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब सुनो, अब इसका एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बता दो क्या है, ठीक है। सिंपल सा, मान लो आइटम है कुछ हमारे, फॉर एग्जाम्पल आइटम्स में बात करते हैं। फार्मर एक है, पहला फार्मर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसने वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया, तो क्या दिया 600 का उसने मान लो वीट बनाया, 600 रुपये वीट बनाया। अब इसमें कुछ उसने खर्चा क्या होगा इंटरनल कंजम्पशन, मान लो 200 का उसने सीड लेके आया, ठीक है। 200 का सीड्स लेके आया था और 600 का उसने टोटल सीड्स बनाए, ठीक है, वैल्यू प्रोड्यूस की। तो उसने कितना वैल्यू ऐड किया, उसने कितना रुपए ऐड किया उसमें, तो वैल्यू ऐड कितना हमारा 400 उसने ऐड कर दिया, ठीक। अब यहीं पे यही जो वीट बनाया उसने वो उठ के गया कहां पे, फ्लोर मिल में गया। फ्लोर मिल में गया, कितने रुपए का था, अब सोचो फ्लोर मिल में गया, वीट क्या बना, आटे में बना। तो जब आटे में बना तो वो बना 800 रुपए का, और इसकी वैल्यू ऑफ इनपुट कितना था, 600 रुपए था। तो उसने कितना ऐड किया वैल्यू, 200 रुपए ऐड किया, ठीक। अब क्या हुआ, अब यही चीज गया किसके पास, बेकर के पास गया। बेकर पता है ना जो ब्रेड बनाता है। अब उसने ऐड किया 1000 रुपए इस पे, और उसका इनपुट कितना था, उसका इनपुट था 800 रुपए का। तो कितना रुपए उसने ऐड किया, 200 रुपए ऐड किया। अब यहीं पे अब गया शॉपकीपर के पास, ब्रेड तो शॉपकीपर ही बेचता है ना, तो वो गया तो उसने किया 1200 रुपए ऐड किया, और उसने 100 रुपए में ब्रेड लिया था, 1000 रुपए में, नॉट 100। तो उसने कितना ऐड किया, 200 रुपए ऐड किए, ठीक है। तो जब हमने इसको वैल्यू ऐड किया तो हमारी वैल्यू आती 1000 रुपए यहाँ पे, और इसको ऐड करोगे आएगी हमें 2600 रुपीज, और इसको जब हमने ऐड किया तो हमारी वैल्यू आई 3600 रुपीज। तो हमने क्या देखा कि टोटल जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो हमारा 2600 का था, हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हमारा है 3600 है, और एडेड कितने हमारा 1000 रुपये ऐड हुआ। अब सुनो ध्यान से, अब इस 1000 रुपये का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये जो 1000 रुपये है ना, ये कहलाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। देखो कैसे ये एक इकोनॉमी में वर्क हो रहा है, ऐसे इकोनॉमी में ऐसे ही हमारा वैल्यू ऐड होता रहता है। तो ये एक एग्जांपल समझाया मैंने। अब इसकी जो वैल्यू निकली ना, ऐड हुआ वैल्यू, उसके क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रॉस वैल्यू ऐड बोलेंगे, टोटल एट द एंड। शुरुआत हुआ था इंटरमीडिएट कंजम्पशन से 200 रुपए से, एंड किस पे हुआ, वो हुआ 1200 रुपए पे। तो यहाँ 1200 रुपए ऐड हो रहा है, एंड हो रहा है ये। तो इस तरह से इकोनॉमी चलती है। अब दिक्कत यही आती है कि हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम किसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन माने, किसको क्या माने। तो इसलिए तुम्हें माइंड में रखना है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता क्या है और अदर चीज क्या है हमारी, ठीक है। अब देखो, अब हम डिफाइन करें, अब देखो इसमें किसी कंफ्यूजन है, इसमें किसी कंफ्यूजन है तो पूछ लो भाई, बताओ। सीता, दिया, शशांक, प्रगति, बताओ। क्लियर है, चलो। हाँ, क्या चीज बताओ। आप तो कॉमन सी बात सपोज करो, मैं एक फार्मर हूँ, मैंने 200 रुपये का सीड लेके आया है ना, उस सीड को बोया, मैंने गेहूं बनाया, और गेहूं बना 600 रुपये मेरा, ठीक है। मतलब वो 600 रुपये वही जो मैं मार्केट में बेचते जा रहा हूँ 600 रुपये में, वो मैंने ऐड किया। अब क्या हुआ, मैंने उसको किसको बेचा, एक फ्लोर मिल को बेचा। फ्लोर मिल मतलब एक जो आटा बनाता है। तो उसने मेरे से 600 रुपये में गुड्स ले लिया। तो जब उसने आटा बना लिया तो उसने कितना रुपए ऐड किया उस पर, 200 रुपये ऐड किया, जो कि 800 रुपये हो गया उसका मार्केट वैल्यू। फिर मैंने किसको बेचा, बेकर को बेचा। अब बेकर के लिए क्या हुआ, वो 800 रुपये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। अब बेकर ने जब उस पर ब्रेड बनाया, ब्रेड बनाने के बाद उसकी वैल्यू हो गई 1000 रुपये। फिर क्या हुआ, अब वही ब्रेड हमने किसके पास ले गए, शॉपकीपर पास ले गए। अब शॉपकीपर ने उस ब्रेड को बेचा मार्केट में कितने रुपए का, 1200 रुपये का। तो उसने कितना रुपए ऐड किया, 200 रुपये ऐड किया, ठीक। तो ये कंसेप्ट इसमें जा रहा है, ये वैल्यू एडेड। अब इसको कैसे हम कन्वर्जन वो सब बताऊंगा, ये आज मैं एंड करूंगा इस टॉपिक को, ठीक है। आप सुनो, अब अब हम डिफाइन करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या है, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड by all the producing enterprise within the domestic territory of a country during accounting year, ठीक है।
क्या बोल रहा हूं मैं, वो सारा पैसा जो डोमेस्टिक टेरिटरी में हर प्रोड्यूसर ऐड कर रहा है। सिंपल सी बात करो, वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। इसका मतलब है, अभी इसका मतलब बताऊं क्या निकलता है इससे, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, ऑफ अ कंट्री। इसको लिख लो सब लोग, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अब इसका नाम पता क्या होता है, इसका नाम होता है जीडीपी एट एमपी। समझे? अब देखो, अब इससे नेशनल निकालना कितना इजी हो गया। इससे निकलता हमारा जीडीपी एट एमपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब पता चला यहाँ पे हम जीडीपी एट एमपी का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, बताओ। एक्चुअल पता चला मतलब इसका, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें और? अब बताओ ये जीडीपी एट एमपी का मैंने डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी तुम लोग को, क्या थी डेफिनेशन बताओ। इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इन इकोनॉमी बाय अ रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट, ठीक है, इन अ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अब सुनो उधर, अब जीडीपी एंड एमपी में क्या क्या ऐड होता है, तो देखो ध्यान से रखना। पहला ऐड होगा इसमें जीवीए। जीवीए मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, बाय प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अच्छा प्राइमरी सेक्टर क्या था इसमें, फार्मर हमारा प्राइमरी सेक्टर था, उसका वैल्यू ऐड किया हमने। सेकंड देखते हैं, अब यहां लगेंगे वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, जीवी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। अब एग्जाम में कभी कभी सेक्टर्स का नाम दिया जाता है, प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी टर्शरी, इसमें क्या आया, जीवी एट टर्शरी सेक्टर। ठीक है, क्लियर है? इसको बताओ, इन तीनों को जब ऐड करोगे तब जाके तुम्हारा जीडीपी एट एमपी निकलता है। क्लियर? बताओ किसी को डाउट है इसमें, बोलो। कोई बोल ही नहीं रहा भाई, मतलब डाउट नहीं मानूंगा, कोई कुछ नहीं बोलो, डाउट नहीं मानूंगा मैं। अब सुनो, अब जो है ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब हमें क्या बोलना है, मैंने क्या बोला, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब कि हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है हमारा, दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब हमने सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में उसको कवर किया हुआ है। अब बताओ जीडीपी एट एमपी में प्लस जब क्या करेंगे कि हमारा नेट बन जाए, बताओ। प्लस करें लेस करेंगे, अगर ग्रॉस से नेट करना तो क्या करेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। अब बताओ डोमेस्टिक से नेशनल करना क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे हम एनएफआईए। अब एमपी से एफसी करना है हमें, माइनस एनआईटी। क्लियर? तो उसका फॉर्मूला देता हूं, इसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। इसका फॉर्मूला होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब देखो, अब क्लियर हुआ ना इसमें कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है हमें, ये समझ में आया सबको? देखो ये एक सबसे पहला मेथड समझाया मैंने पहले ये, ठीक है। फिर इसमें अभी टाइम है वो बस, हाँ है टाइम है बस। अभी इसमें मैं बताऊंगा प्रिकॉशंस क्या क्या लेते हैं, हमने ये पढ़ा। तो बताओ इसमें किसी को डाउट है, कुछ कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं, बताओ। एनी डाउट? और ये बाकी बच्चे क्यों नहीं आए आज भाई, आज बहुत लोग नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, उनका मिस होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा, न्यूमेरिकल में रोना आ जाएगा उनको। ठीक है, अब सुनो, ये क्लियर है? चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं इसमें, हम लोग कुछ ध्यान रखना है, मैं क्या क्या ध्यान रखना है, तो हेडिंग लिखोगे प्रिकॉशंस क्या क्या हमें ध्यान रखना है इसमें।
प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड हेडिंग है तुम्हारी। अब पहला क्या प्रिकॉशन हमारा है, ठीक है, पहला है कि जो भी सेकेंड हैंड गुड्स हम बेच रहे हैं उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नो सेकेंड हैंड गुड्स आर एडेड। सेकेंड गुड्स पता है क्या होता है ना, जैसे मान लो कार खरीदी मैंने, तो कार को मैं बेच रहा हूं तो वो चीज़ ऐड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखो, मान लो मैं कार बेच रहा हूं, पर मैंने उस कार बेचने के लिए मैंने कमीशन चार्ज किया, तो कमीशन ऐड होता है। तो सेकंड जो हमारा प्रिकॉशन है वो क्या आएगा हमारा, कमीशन अर्नड ऑन द सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड इज इंक्लूडेड। कमीशन अर्नड ऑन सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड आर इंक्लूडेड, ये दूसरा है, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड क्या होगा, देखो पहले याद रखो, जो भी सेकंड हैंड गुड्स उसको नहीं ऐड करेंगे वैल्यू को, पर हम उसकी कमीशन को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आता है, अब ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोड्यूसिंग टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग द वैल्यू एडेड। सुनो उधर, जितने गुड्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए बने, क्या बोल रहा हूं मैं, सेल्फ कंजम्पशन। अच्छा तो सेल्फ कंजम्पशन क्या होता है, सेल्फ कंजम्पशन गुड्स, ठीक है, आर इंक्लूडेड। अब इसका मतलब क्या है, देखो उधर, मान लो तुम्हारे पास खेत है, तुमने उसमें वीट बोया, पर वीट जब बोया तो उसको बेसिकली नहीं बो रहे हो, वो अपने लिए बो रहे हो कि तुम यूज करोगे एट दी एंड, तो उसकी वैल्यू हमारी ऐड होगी। क्यों, क्योंकि इन गुड्स का मार्केट वैल्यू होता है, ठीक है, इसलिए ऐड होता है, ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना ये चीजें, एमसीक्यूज में भी आता है और तुम्हारे एसएससी में भी आता है। तीन चीजें आप बता दिया मैंने, पहला सेकंड हैंड गुड नहीं ऐड होगा, दूसरा कमीशन ऐड होगा, तीसरा मैंने क्या बोला कि जो भी सेल्फ कंजम्पशन गुड्स बना रहे हो वो भी ऐड होगा। क्यों, क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है। अब भाई इसके कम से कम 8 हैं। अब अगला आता है क्या, दूसरा है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, तो बता ही दिया मैंने कि भैया इंटरमीडिएट गुड्स नहीं ऐड होते हैं। गुड्स आर नॉट एडेड, ठीक। फिफ्थ होता है हमारा क्या, फिफ्थ होता है, अब देखो सपोज करो तुम अपने घर में रह रहे हो, ठीक है, अपने घर में रह रहे हो, तुमको रेंट नहीं पे करते, बट अगर उसी के तुम कहीं और किसी घर में रहते तो वहां रेंट पे कर रहे होते, तो अगर रेंट पे नहीं करो स्टिल यू हैव टू ऐड दैट वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे, इनपुटेड रेंट, इनपुटेड रेंट, ठीक है, ऑन द ओनर occupied house is to be taken into account, ठीक है। अगर अपने घर में रह रहे हो तब भी रेंट नहीं पेगा, पर स्टिल यू हैव टू ऐड द वैल्यू ऑफ दैट रेंट। सिक्स्थ, अब सिक्स आता है, जो भी सर्विस है, जो भी सेल्फ कंजम्पशन मतलब है सर्विस, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारा एसी खराब हो गई है ना, एसी की तुमने खुद ही मरम्मत कर दी, एसी तुमने खुद बना दिया, तो वहां पे वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो वो एसी ऐड नहीं हो, मतलब एसी सर्विस ऐड नहीं होगी, ठीक है, ये आप बोल दो, मतलब ऐड होगी, सॉरी, सर्विस, ठीक है, सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये सब लिख लो हर एक पॉइंट, ठीक है, आर नॉट कंसिडर्ड, ठीक है, नहीं ऐड होगी, नहीं ऐड होगी बोलना, कंसिडर्ड, ठीक है। अब क्यों है ऐसा, क्यों है, क्योंकि कुछ देखो कुछ सर, हाँ, पर सर्विस है ना, आप सुनो ध्यान से, एग्जांपल तो क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम सर्विस को बाइफिकेट नहीं कर सकते, हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों, देखो जैसे मान लो हमारी मदर घर में काम कर रही है, तो वो सर्विस के ऐड कर सकते हो क्या, उसकी वैल्यू होती है कोई, मान लो तो अपने अपने घर में गार्डन खेत है, खेत में फूल लगे हैं, उस फूल को तोड़ रहे हो, तोड़ के पूजा में दे रहे हो, मतलब कि अपने घर में ही, तो सर्विस का कोई वैल्यू होती है। तो सिंपल सी बात है, सर्विस ऑफ एनी हाउस वाइफ आर नॉट इंक्लूडेड, मीन्स
सर्विस नहीं ऐड करेंगे, बट हम वो क्या कह रहे हैं, सेल्फ कंजम्पशन गुड्स को ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, याद रखना, सेल्फ कंजम्पशन गुड्स को ऐड करेंगे लेकिन सर्विस को नहीं ऐड करेंगे, ठीक है, आर नॉट कंसिडर्ड। एग्जाम्पल लिख दो, सर्विस बाय सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, ठीक है, क्लियर। अब देखो सेकंड, सातवां देखो, अच्छा ये बताओ, जो गुड्स वो बना रहे हैं, गवर्नमेंट बना रही है, क्या वो ऐड करेंगे हम? हाँ, कोई भी वैल्यू ऐड हो रही, गवर्नमेंट वैल्यू ऐड कर रही है, क्या वो ऐड करेंगे हम? हाँ, बताओ। वैल्यू एडेड इन द गवर्नमेंट सेक्टर, सिंपल सा डेफिनेशन बोल रहा हूँ, वैल्यू एडेड इन द गवर्नमेंट सेक्टर, बताओ, क्या ये ऐड करेंगे? पता है ये जो वैल्यू ऐड किया है ना, वो तो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है तुम्हारा कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज के, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब क्या होता है कि जो वैल्यू ऐड हो रहा है, गवर्नमेंट ऐड करी, वो पैसा किसको देती है? उठा के एम्प्लॉयज के पैसे देती है, तो वो ऐड होगा। बट आप सुनो, कुछ चीजें हैं, ऐसी चीजें जो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता, इकोनॉमी रिकॉर्ड नहीं होता है। सिंपल सी बात, जो बुक में लिखा है वो क्या लिखा है, डेटा रिगार्डिंग रेंट एंड इंटरेस्ट आर नॉट अवेलेबल एंड द प्रॉफिट डज नॉट एग्जिस्ट, मींस द फॉर द कलेक्शन ऑफ कंजम्पशन एंड नॉट फॉर द सेल इन मार्केट। अब क्या बोला हमने, ये जो गुड्स बना रही है गवर्नमेंट, वो बना रही है कलेक्टिव, सबके लिए बना रही है, वेलफेयर के लिए काम करी, क्या बोल रहा हूं मैं वर्ड, वेलफेयर, वो काम करी वेलफेयर के लिए, तो वेलफेयर को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम लोग, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ऐड नहीं होगा वो। बट आप सुनो ध्यान से, अगर कोई गवर्नमेंट कोई काम करती है फॉर प्रॉफिट, इफ फॉर प्रॉफिट, इट विल बी एडेड, ठीक है, ध्यान रखना। अगर गवर्नमेंट वेलफेयर की बात करती है तो वो ऐड नहीं होगा। तो जो मान लो फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस बनाया गया था वेलफेयर के लिए, ना कि प्रॉफिट के लिए। तो जो पोस्ट ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उसमें क्या कुछ खर्चा होता है, मान लो टिकट का चार्ज हो गया, स्पीड पोस्ट का चार्ज हो गया, तो सब चार्ज जो पैसा इकट्ठा हो रहा है ना वहाँ पे, वो सब पैसा किसके पास जा रहा है, एम्प्लॉयज के पास जा रहा है। तो वो पहला पॉइंट जो है हमारा, वो मैंने समझाया मैंने, कि जो वैल्यू और एडेड बाय गवर्नमेंट होता है वो क्या होता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज होता है, कब, इन द केस ऑफ वेलफेयर। तो जो पोस्ट ऑफिस है वो वेलफेयर काम कर रही है, लेकिन अगर मान लो फर्म कोई काम कर रहा है प्रॉफिट के लिए, तो वो क्या होगा, वो सब ऐड होगा नेशनल इनकम कैलकुलेशन में। क्लियर? बताओ, इसमें से किसी को डाउट है? बोलो, नहीं ना? जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें मैं इसी के बेस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। तो पहली चीज जो मैं आज ये वीडियो अपलोड करूंगा, तो अपलोड करने के बाद इस वीडियो को फिर से गो थ्रू करना, गो थ्रू करने के बाद मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से इसके बेस कराऊंगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये चैप्टर मैं बता रहा हूँ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको स्किप नहीं कर सकते हम। क्लियर? बोलो भाई, ठीक है, चलो। और कोई डाउट है पूछ सकते हो, इफ यू हैव एनी डाउट। अभी तो मेरे को बहुत समय लगेगा,